आधी रात से ज़्यादा होने वाली थी, मगर रचना का कहीं कुछ पता नहीं था। ये कोई नई बात नहीं थी उसके लिए। कभी कभी ऑफिस के काम से उसे देर हो जाया करती थी। पर मोबाइल इंसान किस लिए रखता है? कितनी बार कहा कि मोबाइल ऑन रखा करो, मगर ये बात उसे समझ में आती ही नहीं। कहती है काम के बीच में मोबाइल डिस्टर्ब करता है। मैं कहता हूँ खुद ही बता दिया करो कि कब आओगी, जिस पर उसका जवाब बड़ा सख्त होता। मेरे पास इतना समय नहीं है। जब परिवार के लिए समय नहीं है तब ऐसी नौकरी करने से क्या फ़ायदा? कमा किस लिए रही हो? मेरे लिए सबसे पहले मेरा कैरियर आता है, उसके बाद ही परिवार। मुझे बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में हासिल करना है। मैं तुम्हारी तरह बैंक की मामूली क्लर्क बनकर नहीं रहना चाहती। सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा याद रखो, आज तुम जो भी हो मेरी वजह से हो। मैंने तुम्हारा सपोर्ट नहीं किया होता ना, तो तुम मामूली सी मैनेजर ही रहती। क्या सपोर्ट किया है तुमने मेरा? रचना तैश में आ गई। 9 महीने तक मैंने पूर्वी को कोख में रखा। इसके बावजूद ऑफिस आती जाती रही। जरा सा संभाल क्या लिया तुमने? इतना एहसान जता रहे हो? सुनकर मुझे आत्मग्लानि महसूस होने लगी। सिर्फ जन्म देने से कोई माँ नहीं बन जाता। बच्चे की परवरिश मायने रखती है। तुमने कितना समय दिया है पूर्वी को? अगर समय देती ना तो आज इतने बड़े मुकाम पर नहीं पहुंच पाती। खुद को देखो, क्लर्क के क्लर्क ही रह गए, आगे कभी बढ़ ही नहीं पाए। आज मैं तुमसे कई गुना ज़्यादा कमाती हूँ और जो चाहे वो कर सकती हूँ। तुम्हारी तरह मैं हर समय सिर्फ पैसा ही नहीं जोड़ते रहती हूँ। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तुम्हें पूर्वी को जो समय देना चाहिए वह तुमने कभी दिया नहीं उसे। अब वह बड़ी हो चुकी है, तुमसे अपने मन की बात शेयर करना चाहती है। और एक तुम हो जो हर वक्त समय ना होने का बहाना बना देती हो। बहाने का रुपया नहीं मिलता मुझे, काबिलियत है मुझ में जो तुम में नहीं है। ऐसा क्यों नहीं कहते? रचना के तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। रचना ने कभी भी अपनी गलती नहीं मानी। वह हमेशा मुझे ही गलत ठहराने की कोशिश करती रहती है। मुझे इसी बात का अफसोस होता। हर दिन घर में लड़ाई झगड़े होते रहते थे जो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। सोचता हूँ बेचारी पूर्वी पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। जब भी हम दोनों के बीच इस तरह का वाद विवाद होता तो वह कमरे के एक कोने में सहमी सी बैठी रहती। रचना हमेशा ऐसी नहीं थी। हम दोनों ने प्रेम विवाह किया था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। पूर्वी हुई तो उसके पालने की समस्या आने लगी, तो मैं माँ को दिल्ली बुला लिया। जब वह 8 साल की थी तब माँ चल बसी। उसके बाद आया के भरोसे ऑफिस जाता। मैं तो समय से घर आ जाता, मगर रचना पहले से ज़्यादा व्यस्त होने लगी। कभी शाम 7 तो कभी 8 बजे उसे घर आना होता। मैंने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया, चलो हो जाता है। मगर अब तो हद हो गई। घर के प्रति बिल्कुल बेखबर हो गई थी रचना। तुम तो हो ना, हमेशा बस यही कहा करती थी। सुनकर मुझे इतना गुस्सा आया। मैंने कहा जवाब देने का यही तरीका है? और कैसे दूं? तुम्हारे पैर पड़ूं? यह संस्कारी लोगों के लिए है, तुम्हारे बस की बात नहीं। ये जब तुम्हें माँ का फर्ज पता नहीं तो पैर क्या पकड़ोगी? कुछ भी कहो, माँ तो मैं उसकी हूँ ही, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। रही फर्ज की बात तो एक बात कान खोलकर सुन लो। मैं अपने कैरियर के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती। तुम चाहते हो कि मैं बच्चों की फौज खड़ी कर दूं। तुम हमेशा मेरे कहने का गलत अर्थ लगाती हो। मैं खूब समझती हूँ। तुम्हें बेटा चाहिए ना? नहीं, बस यही चाहता हूँ कि तुम पूर्वी को अपनी बेटी समझो। उसके लिए क्या करना होगा? रचना का लहजा व्यंग्यात्मक था। मेरी तुमसे हाथ जोड़कर विनती है कि पूर्वी को अपनी कमी नहीं खलने दो, नहीं तो एक दिन हाथ मलने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा तुम्हारे पास। वह संभव नहीं, इसके लिए तुम हो। पूर्वी बड़ी हो रही है। हम दोनों के इस तरह के बर्ताव से उस पर बुरा असर पड़ रहा है।
जब भी मेरी नज़र उस पर पड़ती है तब उसका मुरझाया चेहरा देखकर मेरा मन पीड़ा से भर उठता है। कितनी अभागिन है वह, जिसे माँ नहीं बल्कि पैसे कमाने वाली मशीन मिली है। रचना एक दिन जैसे ही ऑफिस से घर आई वैसे ही बोली, मैं 2 दिनों के लिए दुबई जा रही हूँ। मैंने पूछा, अकेली जा रही हो? नहीं, मेरे साथ हरीश सर जा रहे हैं। हरीश रचना के बॉस थे। हरीश की पत्नी का पिछले साल देहांत हो गया था। उनके 2 बच्चे थे। वे काफ़ी तेज और होनहार अधिकारी थे। क्या उनके साथ तुम्हारा जाना उचित होगा? मेरे सवाल पर वह तिलमिला गई। उसने मेरे सवाल का जो अर्थ लगाया वही मैं चाहता था। जमाना कहाँ से कहाँ चला गया है और एक तुम हो जो अब भी वही दकियानूसी सोच में डूबे रहते हो। तुम सोचते रहो, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। मैं नहीं जाऊंगी तो कोई और चला जाएगा। वह आगे बढ़ेगा और मैं जहाँ हूँ वहीं रह जाऊंगी। मैंने कहा, इज्जत भी कुछ होती है। मेरी इज्जत का क्या होगा? रचना बोली, मैं वहाँ काम करने जा रही हूँ। बनो मत, वह तो समय बताएगा। रचना चली गई। पूर्वी एक कमरे में बैठी बहुत रो रही थी। पापा मम्मी को क्या हो गया है? पूर्वी 15 साल की हो चुकी थी। पूर्वी बोलने लगी, पापा ये हरीश अंकल कौन है? पहले सोचा टाल दूं, मगर पूर्वी से छुपाना आसान ना था। वह समझदार हो रही थी। तुम्हारी माँ के बॉस हैं बेटा, कहकर मैंने चुप्पी साध ली। दुबई से लौटकर आने के बाद रचना बेहद खुश थी। वह बताने लगी कि कैसे हरीश सर उसके काम से बेहद खुश थे। जिन जिन पार्टियों में मैंने डील की उन सब में हमारी कंपनी को ऑर्डर दिया। उन्होंने वहीं पर मुझे एग्जीक्यूटिव निदेशक बनाने की घोषणा कर दी। ना मैंने ना ही पूर्वी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया जताई। तब रचना तंज कसते हुए बोली, आपको खुशी होगी भी क्यों? कहाँ बैंक का मामूली क्लर्क, कहाँ मैं एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मैंने कहा, होश में रहकर बात करो। बहुत हो चुका नाटक ड्रामा। तुमने यह पद कैसे पाया है यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा मुंह मत खुलवाओ। उधर से रचना ने जवाब दिया, खोलकर मेरा क्या बिगाड़ लोगे? हाँ, मैं हताश हूँ, इसलिए नहीं कि तुम मुझसे कई गुना ज़्यादा कमाती हो, बल्कि इसलिए कि जिस रास्ते पर तुम चल रही हो उससे मंजिल के नाम पर एक अंधा कुआं मिलेगा जिसमें गिरकर तुम कभी उबर नहीं पाओगी। रचना ने बातचीत करने का तरीका तुरंत बदल लिया। देखो ना, दुबई से तुम्हारे लिए एक बेहतरीन घड़ी लाई हूँ, कहकर उसने अपना सूटकेस खोला। जैसे ही घड़ी निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया, मैंने उसके हाथ उसी तरफ घुमाकर बोला, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे उपहार। उसने मुझे पलट कर कहा, तुम इस लायक हो भी नहीं। रचना का इतना कहना और मैंने अपने आप पर से नियंत्रण खो दिया। एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। वह गुस्से में बोल पड़ी, जाहिल गवार, तुमने मेरे गाल पर चाटा मारा? अपनी औकात भूल गए हो? हाँ, भूल ही गया था। अगर याद रहता तो कब का सुधार दिया होता। तुमने मेरी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। पूर्वी यह सब देखकर जोर जोर से रोने लगी। मैं तेजी से चलकर उसके पास आया, चुप कराने की कोशिश कराने लगा। पापा, कहकर वह मेरे सीने से लिपट गई। उस रात किसी को नींद नहीं आई। रचना ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। अंततः मुझे ही चुप होना पड़ा। सुबह हुई, हमेशा की तरह मैं ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। हम दोनों के बीच रात से ही बातचीत बंद थी। रचना बिना चाय नाश्ते के अपने समय से ऑफिस चली गई। उसके प्रमोशन की खुशी में एक छोटी सी पार्टी ऑफिस में रखी गई थी। पूर्वी से बोलकर गई कि आज देर हो जाएगी, उसका इंतज़ार नहीं करेगी। रात 11 बजे के करीब रचना का फ़ोन आया कि वह आज नहीं आ पाएगी। क्यों, यह जानने का मेरा अधिकार था, मगर उसने फ़ोन काट दिया। इसके बाद कोशिश की पर बेकार रहा। 2 दिन से घर नहीं आ रही थी। पता किया तो मालूम चला कि वह किसी होटल में रह रही है। मैंने भी चुप्पी साध ली, यह सोचकर कि देखते हैं कितने दिन होटल में रहती है। इस बीच पूर्वी को मैंने हर तरह से संभालने की कोशिश की। वह उम्र के उस पायदान पर थी जहाँ समझदारी तो थी पर उम्र का तजुर्बा नहीं था।
मैं ऑफिस से आता तो उसे भरकस कंपनी देता, उसे हमेशा नई नई सीख देता ताकि वह इस परिस्थिति में घबराए नहीं। एक हफ्ते बाद रचना घर आई। बाहर उसकी कार खड़ी थी जो शायद डायरेक्टर बनने के बाद कंपनी से मिली थी। आते ही अपने सारे कपड़े गहने समेटने लगी। मैं हैरान था। मैंने पूछा, कहाँ जा रही हो? रचना ने तुरंत से जवाब दिया कि हम दोनों अब एक साथ नहीं रह सकते। मैं समझ नहीं पाया। उसने मेरी ओर देखते हुए कहा, मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। मुझे रचना से यह उम्मीद नहीं थी। हाँ, कभी कभी मेरे मन में ये ख्याल आता था कि इस तरह कैसे चलेगा। रचना का रवैया एक तरफा था। उसे अपने आगे कुछ नहीं सूझता था। उसे मुझसे नफरत हो सकती थी, मगर माँ होने के नाते अपनी औलाद के प्रति इस तरह का सौतेलापन होना मेरी समझ से परे था। अपनी बेटी का क्या करोगी? वह अब 15 साल की हो चुकी है। बेटी सिर्फ तुम्हारी है, मेरी तो कुछ नहीं लगती। रचना ने तंज कसा। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। ठंडे दिमाग से सोचकर बताना। अब बताने के लिए कुछ नहीं बचा। मैंने मन बना लिया है। अब उससे पीछे नहीं हटूंगी। मैं नहीं चाहता था कि पूर्वी को माँ के साय से वंचित रहना पड़े। मैंने तो यहाँ तक सोच लिया था कि रचना जैसे चाहे रहे, मगर तलाक ना ले। जब काफ़ी समझाने बुझाने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा तो कहा, पूर्वी का क्या होगा, सोचा है तुमने कभी? यह फैसला पूर्वी पर छोड़ दो। उसे तो माँ बाप दोनों चाहिए, मगर मुझे तुम जैसा पति नहीं चाहिए। मैंने कहा, मान लो पूर्वी तुम्हारे साथ रहना चाहे तो क्या तुम उसके साथ न्याय कर पाओगी? माँ हूँ, कोई सौतन नहीं। अगर उसकी ज़िंदगी में कोई सौतेला बाप आ गया तब? रचना चिढ़ गई, मानो उसकी चोरी पकड़ी गई। तुम पुरुष होकर सौतेली माँ ला सकते हो तो मैं क्यों नहीं सौतेला बाप ला सकती हूँ? अगर वह मेरी तरह महत्वाकांक्षी, समान विचारों और उद्देश्य वाला होगा तो हर्ज ही क्या है? एक तरह से रचना ने मन बना लिया था कि वह अकेले नहीं रहेगी। बच्चों को माँ बाप दोनों चाहिए। बच्चों को माँ से अतिशय लगाव होता है, मगर यहाँ तो उल्टा ही था। बाप बेटी के लिए इतनी पीड़ा से गुजर रहा था, वही माँ इन सब से बेखबर अपने महत्वाकांक्षा पूरी करने में व्यस्त है। ऐसी निष्ठुर माँ मैंने कभी नहीं देखी। पापा, आप मम्मी को समझाते क्यों नहीं? उन्हें क्या हो गया है? पूर्वी रो रही थी। तुम ही समझा कर देखो, मैं हार गया हूँ। मैं लगभग रुआंसा हो गया। मम्मी, आप समझना क्यों नहीं चाहती? तलाक लेकर आपको क्या हासिल हो जाएगा? मैं तुम्हारे पिता के साथ नहीं रहना चाहती। हम दोनों के स्टेटस में ज़मीन आसमान का अंतर है। मुझे यह कहते शर्म आती है कि वह एक बैंक का मामूली क्लर्क है। क्लर्क तो पहले भी थे, तब आपने कैसे शादी की? मैं गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहती। मैं सिर्फ आगे देखती हूँ, पीछे देखना मेरा स्वभाव नहीं। पीछे तो मैं भी हूँ। पूर्वी, रचना चीखी, तुम्हें नहीं रहना, मत रहो मेरे साथ। नहीं रहूंगी, डबडबाई आंखों से पूर्वी ने जवाब दिया। पूर्वी का दृढ़ निश्चय देखकर मैं चकित था। रचना भी उसे बहुत आश्चर्यचकित होकर देख रही थी। मैंने हमेशा पापा दादी का प्यार पाया है, आपका नहीं। आपका होना ना होना बराबर है मेरे लिए। फिर रचना वहाँ से चली गई और इस बीच रचना ने विदुर हरीश से शादी कर ली। पूर्वी बड़ी होकर पत्रकारिता की डिग्री लेकर एक बड़े न्यूज़ चैनल की पत्रकार बन गई। उसी की पसंद के लड़के से उसकी शादी तय कर दी गई। आज उसकी मेहंदी की रस्म थी। पूर्वी को स्वावलंबी बनाने के साथ साथ नैतिक रूप से भी सबल बनाया। रस्म की अदायगी चल रही थी, तभी फाटक के सामने एक कार रुकी। देखा, एक महिला उतरकर आ रही थी। मुझे पहचानते देर न लगी कि वह रचना ही थी। सबकी नज़र उस पर थम गई। रचना पूर्वी की तरफ बढ़ी। रचना को आगे बढ़ता देखकर उसके करीब मेहंदी लगाने वाले लोग हट गए। वह पूर्वी के करीब आई। आते ही उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बहन से रहा न गया। मेरी तरफ देखते हुए बोली, ये यहाँ क्यों आई है? अपनी बेटी से मिलने। रचना के मुंह से यह बात सुनकर किसी को अच्छा नहीं लगा।
नया आशियाना बनाते हुए बेटी का ख्याल नहीं आया। मेरा स्वर तख्त था। 10 साल बिन माँ के उसने काटे, कितने मुश्किल भरे दिन थे। मैंने किसी तरह खुद को तो समझा लिया, मगर पूर्वी को कैसे समझाता? वह तो बच्ची थी। अक्सर एकांत में बैठकर तुम्हारी याद में आंसू बहाती रहती थी। एक पिता माँ की जगह कभी नहीं ले सकता। कहते कहते मैं भी रोने लगा। आसपास सभी की आंखें नम थी। मेरे बड़े भाई ने मुझे संभाला। मुझे देखकर पूर्वी का भी दिल भर आया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने कहा, छोड़ो इन बातों को, पहले यह बताओ तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? मैंने नौकरी और हरीश दोनों को छोड़ दिया। हरीश को? क्यों? वह तो तुम्हारा पति है। क्या उससे भी रिश्ता नहीं निभा पाई तुम? मैंने तंज कसा। अब बस भी करो। रचना फूट फूट कर रोने लगी। उसको शर्मसार होते हुए पूर्वी को देखा ना गया, जो उसकी माँ थी। आज और कल में बहुत फर्क था। आज वह कमज़ोर और लाचार दिखी। हरीश से मेरा तलाक हो गया है कहकर वह चुप हो गई। मैं घर वापसी करना चाहती हूँ। हम पति पत्नी तो हैं नहीं, फिर किस हक से तुम इसे घर कह रही हो? मेरे प्रश्नों का बिना जवाब दिए वह उठी। भरे कदमों से चलकर बाहर का रुख करने लगी। दरवाजे के पास अभी रचना पहुंची ही थी कि पूर्वी अपने पापा से विनती करते हुए बोली, पापा, मम्मी को रोक लीजिए। सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। वो मेरी माँ है। मैंने उसे सिर्फ पूर्वी के लिए रोकना चाहा। रचना, रुको, कहाँ जा रही हो? उसने कहा, स्त्री का कोई घर नहीं होता, मगर माँ का तो होता है। आज से तुम इस घर में सिर्फ और सिर्फ एक माँ की हैसियत से रहोगी। रचना पीछे से बोली, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी आप लोगों को पसंद आई या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। और कहानी के बारे में आप लोगों की क्या राय है? कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।